भाई आर्बिलोआ के लिए एज अ मैनेजर ये पहला यूसीएल का नॉकआउट था, और उसने अपने पहले ही यूसीएल के नॉकआउट्स में पेप गुआर्डियोला और ओजे मोरिन्यो दोनों को एक साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया। मतलब दिस मैन इज सो क्रेजी यार, सो फकिंग क्रेजी। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि रियल मैड्रिड के बोर्ड को अब कभी ये आज के बाद नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई टैक्टिकल मैनेजर अपनी टीम में लेकर आएंगे, क्योंकि रियल मैड्रिड में हमेशा से एक मैन मैनेजर फिट होता आया है और अभी भी वही हो रहा है। जावी अलोंसो को लेकर आकर हमने यही गलती करी थी कि हम एक मैन मैनेजर की जगह टैक्टिकल पे शिफ्ट हो गए थे, जो एक डिजास्टर साबित हुआ हमारे लिए। बट अब एक मैन मैनेजर आया है ना, भाई इस आदमी ने कुछ नहीं किया, सिंपली एक चीज की है कि इन प्लेयर्स के ईगो की मसाज की है, इन प्लेयर्स की ईगो को बहुत बढ़िया तरीके से सेटिस्फाई किया है, और उसका ये नतीजा है जो हमें मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ देखने को मिला। अब ये कितना सस्टेनेबल है, कहाँ तक पहुंचेगा, ये तो मुझे नहीं पता, इसकी मैं बात भी नहीं कर सकता अभी। लेकिन अभी जो हुआ वो तो बहुत बढ़िया हुआ, और इसे देख के मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश रहो। और इसके साथ अगर हम बात करें मैच की, तो हमारी प्लेइंग 11 लास्ट लेग से सिमिलर ही थी ऑलमोस्ट। एक चेंज था बस, फर्लन मेंडी की जगह फ्रान गार्सिया आया था, क्योंकि मेंडी इंजर्ड हो गया था पिछले ही लेग में। गोल पर कोर्तुआ दा ग्रेट लगा हुआ था, और भाई वो रियल मैड्रिड की इस टीम की दीवार है, मैं बता रहा हूँ। अगर वो आज नहीं होता ना, तो रियल मैड्रिड को पेल देती, मतलब पकड़ के मारती मैनचेस्टर सिटी की ये टीम। यार उसने एक हाफ खेला है बस, एक हाफ के बाद वो इंजर्ड हो गया था। हालांकि उसकी इंजरी आर्वेलो ने बताया कि इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, वो अगले मैच में ही आ सकता है वापस खेलने के लिए। बट फिर भी जो बंदा एक हाफ खेला हो, और एक हाफ में उसने 4 सेव किए हो, 4 इनसाइड द बॉक्स सेव किए हो, और एक हाई क्लेम किया हो, और ऐसे वैसे सेव नहीं किए थे यार। उसने तिजानी रेंजर्स ने अच्छा शॉट मारा था, रायन चर्की ने अच्छा शॉट मारा था, ऐसे ऐसे सेव किए हैं उसने। तो आप इन चीजों से ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये इंसान कितना इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए। ये दीवार बन चुका है इस टीम की, और इसको आप हटा दो ना तो अभी पेल के चली जाए मैनचेस्टर सिटी, अभी खिला लो तो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि कोर्तुआ के जाने के बाद हमें कोई दिक्कत आई होगी उस गोल पोजीशन पे, तो आप बहुत गलत फहमी में हो, क्योंकि कोर्तुआ के अलावा भी एक दानव है हमारे पास जिसका नाम आंद्रे लुनिन है। भाई उसने भी मतलब सेकंड हाफ में आकर बहुत बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे सेव निकाले हैं उसने। मतलब एक तो जो फ्लाइंग हेडर मारा था वो तो मैं शॉक हो गया देख के, कर क्या रहा है। हालांकि वो अच्छा था, बहुत टॉप ऑफ द डी पर आके उसने क्लियर किया था, नहीं करता तो शायद उनके प्लेयर को बॉल मिल जाती और वहां से चांस क्रिएट हो सकता था। बट वो बहुत अच्छा सेव था उसका, और एक उसने पंच भी किया था, वो भी बहुत प्यारा था। और हमारी डिफेंस लाइन में सेंटर बैक पेयरिंग डीन हाउसन और रूडिगर की थी। रूडिगर का गेम अच्छा गया, डीन हाउसन का गेम भी अच्छा गया, जिसने उसने बहुत अच्छे अच्छे टैकल्स मारे, और एक टैकल्स तो एक तो ब्लॉक था मेरे ख्याल से, वो जो शायद शॉट मारा था किसी प्लेयर ने उनके, और उसने बहुत प्यारा ब्लॉक किया था स्लाइड करके, वो बहुत अच्छा टैकल था। फ्रान गार्सिया का भी अच्छा था, जो हमें लग रहा था कि यार ये डिफेंड नहीं कर पाएगा, कामाविंगा को लेके आ जाना चाहिए इसकी जगह पे। बट यार ये अच्छा किया उसने डिफेंस ना, 6 डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उसके। और फर्स्ट हाफ में तो थोड़ा डिफेंसिव देख रहा था वो, पर सेकेंड हाफ में जब रेड कार्ड मिल गया सिटी को, उसके बाद थोड़ा हायर अप ही खेल रहा था वो, चढ़ के ही खेल रहा था उसके बाद तो। और इसके बाद भाई मैं बात करना चाहूंगा ट्रेंट अलेक्जेंडर अर्नोल्ड की, जिसने आज ये दिखाया है कि वो डिफेंसिव भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है भाई। आप उसको, ठीक है अटैकिंग थ्रेट के लिए आप उसको लेकर आए थे, बट उसने आज ये दिखाया कि वो भाई साहब अटैक के साथ साथ डिफेंड भी कर सकता है। मतलब मैं बताऊं, उसको 5 में से 5 टैकल वन किए उसने, 8 में से 5 ग्राउंड डुअल वन किए, और ओवरऑल 7 डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं उसके। कितना बेहतरीन था आज वो, डिफेंसिवली सॉलिड लग रहा था सबसे बड़ी बात। और एक जगह तो ऐसा देख रहा था डोकू से फाइट कर रहा, साला मार रहा है उसको। अच्छा था आज डिफेंसिवली, वो बहुत अच्छा दिखा मुझे। अगर हम बात करें मिडफील्ड की, तो मिडफील्ड हमारी वही यार डबल पिवट था, चुआमेनी और थियागो पितार्च का। इसके बाद राइट पे वालवर्दे और लेफ्ट पे आर्दा गुलर था। तो भाई मैं चुआमेनी की बात करना चाहूंगा, ये आदमी बहुत अलग फॉर्म में चल रहा है अभी। एक बिग चांस क्रिएटेड, एक असिस्ट, 8 डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस और 2 शॉट ऑन टारगेट। मतलब डिफेंस से अटैक तक हर जगह इस बंदे का कंट्रीब्यूशन रहा है मैच में। इसके बाद थियागो पितार्च की बात करूं, तो यार देखो, इस इंसान को अनलॉक करने में सबसे बड़ा क्रेडिट हमें आर्वेलुआ को देना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं समझता हूं कि कोई और कोच, कोई नॉर्मल कोच ले सकता। इसमें वो गट्स थे, इसलिए इसने वो रिस्क लिया कि मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम के खिलाफ आप एक 18 साल के लड़के को डाल रहे हो मैच में, जो इतना ज्यादा इनएक्सपीरियंस है, जिसका मतलब पहला ही वो बड़ा मैच है।
तो मतलब इस चीज का क्रेडिट आपको आर्बिलोवा को देना पड़ेगा भाई, कि उसने रिस्क लिया, इसको खिलाया, और वो रिस्क इसको पे ऑफ भी किया है यार। क्योंकि थियागो पितार्च एक ऐसा खिलाड़ी है ना, जो प्रोफाइल हम लैक कर रहे थे बहुत समय से, और इसके आने के बाद एक टीम में बैलेंस नजर आता है मुझे, क्योंकि वो अवेलेबल करता है खुद को बिटवीन द लाइंस बॉल लेने के लिए। उसके बाद उसके वो प्यारे टर्न्स भाई, मतलब देख के इतना प्यारा लगता है ना इसको, कि मैं मन करता है कि इसी के पास बॉल रहे और ये बस ऐसे ही बॉल घुमाता रहे और मैं देखता रहूं इसको। इस टाइप का खिलाड़ी है ये। और पता है सबसे बड़ी बात इस प्लेयर की क्या है, ये यंग है, इनएक्सपीरियंस है, पर वो चीज इसके गेम में शो नहीं होती। डरता नहीं है ये बॉल रखने से, रिसीव करके, घूमने से, टर्न लेने से, बॉल चलाने से डरता नहीं है बिल्कुल। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसके साथ। और बात करूं आर्दा गुलर की, तो आर्दा गुलर भी बहुत अच्छा खेला भाई। देखो अटैकिंग वाइज तो वो उसने एक बिग चांस क्रिएट किया, उसके बाद डिफेंस में भी 5 में से 3 ग्राउंड डुअल्स वन किए इसने। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि डिफेंसिवली मदद कर रहा था, और सेकेंड हाफ में काफी ज्यादा ड्रॉप डाउन कर रहा था, क्योंकि सेमेन्यो को लेके आ गया था पेप गार्डियोला, तो वहां पे वो डबल डाउन कर रहे थे फ्रान गार्सिया और आर्दा गुलर सेमेन्यो के अगेंस्ट। फेडरिको वाल्वर्दे की तो मैं जितनी बात करूं उतनी कम है भाई। ये बंदा कुछ ना करे ना, तब भी ये भाग के इतना कर देता है ना कि मैं, आप इसका एक बार हीट मैप देखो, ग्राउंड पे आप स्पॉट कर लो कि ये किस एरिया में नहीं गया है पूरे 90 मिनट में। अब यार कितना भागता है भाई। मैं तो मुझे कहीं मिल जाए, मैं पूछ लूं इससे कि भाई खाता क्या है, मुझे ही बता दे, मैं ही भाग लूंगा इतना। मतलब एब्सोल्युटली बैंगर भाई, इसकी परफॉर्मेंस हमेशा टॉप नॉच रहती है, भले ही ये गोल मारे ना मारे इसने। मतलब उसका सेकंड मिनट पे एक गोल जरूर मिस हुआ था, जो मेरे ओपिनियन में होना चाहिए था। अगर थोड़ा सा रुक के देखता कीपर, क्योंकि आगे था, तो हो सकता था वो गोल। बट ठीक है, उसके बाद भी जो ये प्रोवाइड करता है वो अनमैचेबल है भाई, वो कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता हमें। और अब तो विनीशियस और ब्राहिम दियाज थे, जो फॉर्मेशन के हिसाब से थे, बट ब्राहिम दियाज ऑफन टग इन कर रहा था मिडफील्ड में भी, और रोटेट कर रहा था अपनी पोजीशंस को थियागो पितार्च और आर्दा गुलर के साथ। तो वो आगे तो नहीं था बहुत ज्यादा, बट हाँ डिफेंस में भी मदद कर रहा था और रोटेशंस कर रहा था, पूरे ग्राउंड में रोम कर रहा था। बाकी उसने एक शॉट लिया था, बहुत प्यारा शॉट लिया था, बॉडी फेंट दिया था मैनचेस्टर सिटी के डिफेंडर को। वो इतना बेहतरीन बॉडी फेंट देता है ना यार, कि प्लेयर गिर गया वहां पे, लिटरली गिर गया, और वो शॉट लिया और डोनारुमा की बॉडी पे लग गया था। मेरे ख्याल से उसने सेव तो नहीं किया था, वो हाथ तो नहीं उठा पाया था, पर उसकी बॉडी पे ही लग गया था, क्योंकि फर्स्ट पोल से ही मारा था वो। बट वो शॉट बहुत अच्छा था यार। और इस बंदे की आज के मैच में 97% पासिंग एक्यूरेसी थी। इसके बाद विनीशियस जूनियर की बात करें तो यार पता नहीं मैं इसके बारे में क्या बोलूं। 2.56 का एक्सजी इसने क्रिएट किया, और इतने चांसेस मिस किए भाई, इतने चांसेस मिस किए कि मेरे को एक टाइम पे तो इरिटेशन होने लगी थी कि यार ये बंदे को निकाल के एम्बापे या और किसी को क्यों नहीं डाल दे रहे हैं ये लोग। मतलब ऐसा, हालांकि पेनाल्टी जो मिली थी हमें उसी के शॉट पे बर्नार्डो सिल्वा ने हाथ लगाया था, तभी हमें पेनाल्टी मिली थी। उसने पेनाल्टी भी मारी और टुवर्ड्स दी एंड एक गोल और मारा, जो अच्छा गोल था। चुआमेनी की असिस्ट पे उसने बहुत प्यारा पोजीशन किया खुद को और बहुत अच्छी फिनिशिंग करी थी बाद में। बट शुरू में कुछ ऐसी हरकतें करता है ना यार ये, तो मतलब इरिटेशन सी होने लगती है देख के इसको। बट ओवरऑल उसका गेम भी बहुत अच्छा था। इसके बाद बेंच से आए थे किलियन एम्बापे, मैनुअल एंगल, एडवर्डो कामाविंगा और डैनी कार्वाहाल। तो देखो एम्बापे की तो मैं क्या ही बोलूं यार, एम्बापे के आने के बाद ऐसा लग रहा था ना कि भाई ये मतलब नहीं भागने वाला, भाई ये नहीं भागने वाला। हो सकता है कि वो 3 गोल से आगे थे इसलिए नहीं भाग रहा हो, पर यार मेरे को आज का मैच फिर देख के, और जितना मैंने देखा, एम्बापे आई थिंक 69 मिनट पे आया था, उसके बाद से मेरे को ऐसा लगा ना कि ये दोनों लड़के नहीं खेल सकते भाई साथ। आपका क्या ओपिनियन है इस पॉइंट पे, आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों बंदे साथ नहीं खेल सकते, एक ना एक को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। बट वो जहां साथ आएंगे ना, तो उनकी ईगो आ जाएगी कि मैं क्यों भागूं, मैं क्यों भागूं। वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है टीम में, है ना। उसके बाद बाकी सारे खिलाड़ी तो अच्छा खेले यार। इसके बाद अगर बात करूं मैनचेस्टर सिटी की, तो भाई पेप गार्डियोला ने लास्ट मैच में जो गलती करी थी, वो इस मैच में तो उसने फॉर्मेशन वाइज तो नहीं दोहराई, और अगर रेड कार्ड ना मिलता तो थोड़ा ज्यादा थ्रेट पहुंचा सकते थे वो हमें। फॉर्मेशन में आज उनने थोड़ा कंट्रोल की तरफ ज्यादा गया, जो उसे पसंद है। बट पिछले मैच में उसने ऐसा नहीं किया था, और उसने ये सोचा था कि हम इसी लेग में तोड़ दें रियल मैड्रिड को, इसलिए 4-5 स्ट्राइकर इकट्ठे खिला दिए थे। बट आज के मैच में उसने तिजानी रेंजर्स को खिलाया था, रायन चर्की को खिलाया था, उसके बाद बर्नार्डो सिल्वा था, रॉदरी था। तो एक
मिडफील्ड में आपको कंट्रोल प्रोवाइड कर रहे थे ये प्लेयर्स, है ना। बर्नार्डो सिल्वा ड्रॉप डाउन करके वहां से बॉल चला रहा था, उसके बाद उनके दो फुल बैक्स जो चढ़ के खेल रहे थे ऑफन वो मिडफील्ड में भी टक इन कर रहे थे। और जब तक बर्नार्डो सिल्वा को रेड कार्ड नहीं मिला था तब तक तिजानी रेंजर्स जो है वो हालैंड के साइड में ही खेल रहा था मतलब अपनी डिफेंस के बीच में स्पेस बना के खेल रहा था। बट जैसे ही रेड कार्ड मिला तो फिर बर्नार्डो सिल्वा वाला काम तिजानी रेंजर्स करने लगा और वो थोड़ा ड्रॉप डाउन करके आ रहा था, बॉल रिसीव कर रहा था, वहां से बॉल चला रहा था, तो वो गेम उनका था। तो आज ये थोड़ा सा गेम प्ले में शिफ्ट किया था पेप गार्डियोला ने, जो कि थ्रेट पहुंचा रहा था भाई हमें। शुरू में उन्होंने बहुत ज्यादा अटैक बनाए थे हमारे ऊपर, जैसा कि मैंने आपको कोर्तुआ वाले केस में बताया भी कि बहुत सारे सेव किए उसने। इनफैक्ट रेड कार्ड मिलने के बाद भी इतना ज्यादा थ्रेट पहुंचा रहे थे ना वो हमको कि ऐसा लग रहा था कि भाई अभी भी कमबैक कर सकते हैं वो। और जो एक गोल हालैंड ने मारा था वो रेड कार्ड मिलने के बाद ही मारा था, जिसमें डोकू ने पेटार्ड्स को ड्रिबल पास किया था और वहां से क्रॉस डाल के वो गोल जो पड़ा था। तो ऐसा लग रहा था ना कि अभी भी कुछ कर सकते हैं ये लोग। बट फिर यार देखो सेकंड हाफ में आने के बाद पता नहीं, मुझे लगा कि वो शायद थोड़ा ज्यादा डिफेंसिव हो गए थे, 4-4-1 के फॉर्मेशन में आ गए थे डिफेंसिव फेजेस में, और वो थोड़ा मिड ब्लॉक में सेटल कर रहे थे। हालांकि ये भी है ना कि पेप गार्डियोला, ऐसा मुझे लगता है कि पेप गार्डियोला सोच रहा होगा कि भाई ठीक है मतलब जीतना तो अपनी जगह है, पर ह्यूमिलिएशन से एक बचने के लिए वो देख रहा था, इसलिए मिड ब्लॉक में सेटल कर लिया टीम को उसने। बाकी इन पोजेशन वो तब भी थ्रेट कर रहे थे हमें। इन पोजेशन चाहे डोकू की बात करूं, चाहे बाद में सेमेन्यो आ गया था राइट विंग से तो उसकी बात करूं, वो थ्रेट हमें तब भी पहुंचा रहे थे। और यार डोकू की तो पर्टिकुलरली मुझे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना बेहतरीन गेम खेला है ना उसने, 8.3 की रेटिंग लेके आया वो बंदा टीम के हारने के बाद भी। वो ही एक खिलाड़ी था जो लग रहा था कि ये कुछ कर सकता है। ऑल्दो बाकी खिलाड़ी जैसे रायन चर्की, उसका भी गेम अच्छा था, उसने भी स्टार्टिंग में कुछ अच्छे शॉट्स भी लिए, बट फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया गेम मैनचेस्टर सिटी की टीम में डोकू का ही रहा। पिछले लेग में भी था, इस लेग में भी है। पर भाई मैनचेस्टर सिटी ने बहुत ज्यादा थ्रेट पहुंचाया हमको, बट वही बात है कि जो रेड कार्ड उन्हें मिला उसके बाद से थोड़ा सा उनके पास भी ऑफर करने को कुछ ज्यादा था नहीं। हालांकि वो कर रहे थे, पर वही बात है ना कि जब हमारे पास बॉल आ रही थी तो वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जा रहे थे, जिस मतलब प्रेसिंग भी नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट ये है क्योंकि पेप गार्डियोला की टीम यार हाई प्रेस करने के लिए जानी जाती है, बट क्योंकि उनके पास एक मैन डाउन था तो वो प्रेसिंग भी नहीं कर रहे थे हाई, इसलिए हम बॉल भी रख पा रहे थे इतनी ज्यादा जितनी हम उम्मीद नहीं करते हैं अपनी टीम से, और उम्मीद नहीं करते हैं पेप गार्डियोला की टीम से कि वो हमें इतनी बॉल रखनी भी देगी। पर हम फिर भी रख पा रहे थे क्योंकि वो लोग थोड़ा डिफेंसिव थे। और इस वजह से टुवर्ड्स दी एंड सेकेंड हाफ में तो मैच बहुत ज्यादा लेजी सा और नींद भी आने लगी थी इनफैक्ट मैच देखते देखते, बट फिर भी वो इन पोजेशन बहुत ज्यादा थ्रेट हमें कर रहे थे। और मैं गेम को कुछ वर्ड्स में सम अप करने की कोशिश अगर करता हूं तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि अगर मैनचेस्टर सिटी को वो रेड कार्ड ना मिला होता तो शायद वो टर्न अराउंड कर सकते थे इस टाइम में। बट क्योंकि उन्हें रेड कार्ड मिल गया, विनीशियस ने वो पेनाल्टी बरी कर दी, इसलिए हम मैच में थे और मैच में अंत तक हम रहे और हमने डिफेंड भी बहुत अच्छे से कर लिया, मैच को निकाल दिया। और टुवर्ड्स दी एंड विनीशियस ने एक गोल फिर से मार दिया 98 मिनट में। और वो गोल मारने के बाद भाई पेप गार्डियोला का चेहरा मतलब मेरी आंखों के सामने अभी भी आ रहा है। वो बंदा मतलब इस बंदे को मैंने आज से पहले कब इतना ज्यादा हताश और ऐसा देखा था इस चेहरा, मतलब जो फोटो उसकी आई थी ना उस गोल के बाद में ऐसा लग रहा था कि यार ये अब रो ना दे। तो इसलिए मेरे को थोड़ा लगा यार कि मतलब, बट ठीक है भाई, अब एरोगेंस तो बीट होती है कभी, आप एहतियात पे ये कर दोगे वो कर दोगे। आपने रियल मैड्रिड को पहले लेग में अंडर एस्टिमेट कर दिया इतनी बुरी तरह से, मतलब यार आप रियल मैड्रिड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो ना। आप 4 स्ट्राइकर खिला दो एक साथ, 3 विंगर हैं जिसमें से, इस तरीके से आप रियल मैड्रिड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। आपने सोचा था कि पहले ही लेग में मैच को खत्म कर देंगे हम, इस टाइम में कुछ बचेगा ही नहीं पहले लेग के बाद, रियल मैड्रिड के होम पे ही हम खत्म कर दें रियल मैड्रिड को। बट ऐसा होता नहीं है ना भाई, रियल मैड्रिड इन यूसीएल इज अ डिफरेंट ग्रेवी, ओके। और बर्नबाउ को भी अंडर एस्टिमेट कर दिया था ना आपने, तो उसका ही पे बैक था ये सब कुछ। हालांकि एज अ मैड्रिड फैन मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी टीम जीत गई है, पर मैं डरा भी हुआ हूँ क्योंकि अगला टाई हमारा बायर्न म्यूनिख के साथ है, और भाई उसके बारे में तो मैं बात करना भी नहीं चाहता। अभी वो जिस फॉर्म में वो टीम चल रही है, उनका एक एक प्लेयर जिस फॉर्म में चल रहा है, चाहे वो ओलीजे हो, चाहे वो अपना हैरी केन हो, सारे प्लेयर बहुत तगड़ी वाले फॉर्म में चल रहे हैं और पूरी टीम ओवरऑल बहुत बढ़िया है वो।
तो देखना पड़ेगा। हालांकि मैड्रिड को अगेन अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हम। सिटी के मैच में हमने सबने अंडर एस्टिमेट किया था, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे फैंस हो, राइवल हो, कोई हो, हर इंसान ने अंडर एस्टिमेट किया था, पर उनने टाई को टर्न अराउंड कर दिया। तो हो सकता है कि बायर्न वाले में भी हम कोई जादू कर दें, जैसा कि हमारी टीम से अभी वाइब आ रही है फैमिली एफसी वाली। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि हम उस मैच में भी एक अपसेट दे दें। अपसेट तो क्या है यार, हम लोग फेवरेट्स तो हमेशा रहते ही यूसीएल में। हमारा मतलब यूसीएल और रियल मैड्रिड का मतलब एक ऐसा प्यार मोहब्बत वाला संबंध है ना। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है, बायर्न म्यूनिख से हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, लाइक करके जाना। और थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। हाला मैड्रिड